नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, आप सबके लिए पढ़ाई पाठशाला YouTube चैनल एक सफलता की कहानी नाम से सीरीज लेकर आ रही है। हम उन शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं जिनको सुनकर आप अपनी सफलता के लकीर को खींच सकते हैं। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हम सबके बीच, आप सबके बीच पंकज जी उपस्थित हैं। पढ़ाई पाठशाला का YouTube चैनल तथा अनेक साथी हम पंकज जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पंकज जी की मेहनत और सफलता के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम होगा। अभी जब इनसे मैं बातचीत कर रहा था और इनकी कहानी सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही कविता चल रही थी कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे भी झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो जब आप भी पंकज जी की बात सुनेंगे, पंकज जी से मिलेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही अनुभूति होगा। पंकज जी के बारे में मैं क्या बोलूं, खुद पंकज जी ही बताएंगे। फिलहाल आज का यह वीडियो जेआरएफ से संबंधित है। जो विद्यार्थी, जो साथी संस्कृत विषय से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और वह कैसे पढ़ें, अपनी तैयारी को कैसे सुदृढ़ करें तथा अपने आप को एक कुशल शिक्षक, एक कुशल प्रोफेसर के रूप में कैसे देखें, इन तमाम सारे बातों पर आज हम पंकज जी से बात करेंगे। तो पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। आपसे मिलके, खैर आप तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, साहित्य और वेद पुराण के पाठक भी हैं। तो वेदों में कहा गया है कि भवतः सरलता भवंतम सुंदरम करोति, मतलब आपकी सादगी आपको सुंदर बनाती है। तो जब मैं आपसे मिला, आपसे बातचीत किया तो कुछ ऐसा ही मैं अनुभूति किया, अनुभव किया। तो आपको, हमारे दर्शकों को आज का ये जो विषय है कि जेआरएफ कैसे क्रैक करें, इसके बारे में हम मूलभूत कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम पंकज पांडे है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में निवास करता हूं। मेरी बेसिक पढ़ाई, आरंभिक शिक्षा देवरिया के ही एक गांव के छोटे से पाठशाला से शुरू हुई। वहां के बाद मैं 2 सालों तक बेंगलोर में रहा 12th के लिए। उसके बाद मैं हरियाणा के पलवल नामक जनपद में एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो चुका है, उसी के एक आदर्श कॉलेज से मैंने शास्त्री अर्थात बीए की पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से मेरा स्नातकोत्तर संस्कृत विषय में हुआ है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के ही संस्कृत विभाग में अभी मैं शोध कार्य कर रहा हूं। मेरा विषय दर्शन का विषय है। न्याय दर्शन के एक सूत्र का मैं अध्ययन कर रहा हूं। द्वितीय शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के आचार्यों के विशेष परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक सूत्र का अध्ययन मेरा शोध विषय है। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से, सारगर्भित रूप से आपने अपना परिचय दिया। साथियों, मैं आपको बताऊं तो पंकज जी का पठन पाठन लगातार चलता रहता है। इन्होंने कई बड़ी संस्थाओं में भी काम किया है, पढ़ाया भी है और अब ये एक शोधार्थी है, दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहे हैं। तो वो अभी फिलहाल में ही पंकज जी का जेआरएफ हुआ है। तो आज हम पूरे इस वीडियो के इर्द गिर्द जेआरएफ के विषय से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। तो पंकज, आप ये बताएं, एक मिथक है कि बड़े विश्वविद्यालयों से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं केवल वही इस परीक्षा को निकाल पाते हैं। तो इस मिथक में कितनी सच्चाई है? आप भी एक छोटे से गांव से निकल कर आए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने पढ़ाई की, अब शोध के छात्र हैं। तो इस मिथक में कितनी सच्चाई है कि बड़े विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी केवल निकाल सकते हैं कि जो पढ़ेगा वो निकाल लेगा, या अन्य जगह के विद्यार्थी भी निकाल लेंगे? कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई छिपी हुई है। बेसिकली सच्चाई उस प्रकार से नहीं है कि यहीं के बच्चे, अर्थात जो
मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं या जो अच्छे विश्वविद्यालयों के बच्चे हैं वही कर पाएंगे, काबिलियत के हिसाब पे नहीं है। बात यह है पहुंच की, कि कंटेंट कहां तक पहुंच पाता है, उन बच्चों के पास अन्य प्रतिस्पर्धी किस प्रकार के होते हैं, माहौल किस प्रकार का है। जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी माहौल की बात होती है। लोग दिल्ली में आकर के करोल बाग, जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर में यूपीएससी इत्यादि के लिए रहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ बहुत अलग सा हो जाता है, सिर्फ माहौल की बात होती है। तो अगर गांव में के बच्चों को भी या छोटे शहरों के बच्चों को भी वो माहौल मिले जो यहाँ के बच्चों को मिलता है, तो निकालना परीक्षा बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी के लिए भी नहीं है, हम लोगों ने भी स्वाध्याय करके ही निकाला है। हाँ, बात एक थी कि हमारे पास एक सिलेबस था जो 70% बच्चे परीक्षा तो देते हैं पर वो सिलेबस को पकड़ करके नहीं चलते हैं जी। तो एक कह सकते हैं मार्गदर्शन का अभाव होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका अभाव उनके पास होता है, एक माहौल का अभाव होता है। बाकी प्रतिभागियों में कोई ऐसी प्रतिभा की कमी नहीं होती है कि शहरी बच्चों में अधिक प्रतिभा है या ग्रामीण बच्चों में कम प्रतिभा है। 70% शहरों में ग्रामीण बच्चे ही रहते हैं जो यहाँ करामात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो शहर और गांव का या नहीं, बस वो एक पहुंच की बात है, किसके पास सुविधाएं बहुत जल्दी पहुंच जा रही है और किसके पास नहीं पहुंच पा रही। जैसे क्या होता है कि हम शहरों में आते हैं तो हमें स्टडी मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका ज्ञान पहले हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका पहले हो जाता है। एक और मिथक है पंकज जी कि कई सारे बच्चों के मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं कि सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, तो क्या इस परीक्षा के लिए कोई विशेष कोचिंग लेने की आवश्यकता है या स्वाध्याय जैसा कि आपने बताया वो उससे परिपूर्ण तरीके से वो परीक्षा हम सफल कर सकते हैं? बेसिकली अगर किसी का बेसिक क्लियर है, अगर उसके आधारभूत जो संस्कृत का ज्ञान है, अगर मैं सिर्फ संस्कृत को लेके बात करता हूं, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, आपको मूल अवस्थाओं में संस्कृत का ज्ञान है, तो कोचिंग की जरूरत नहीं होती है। कोचिंग वस्तुतः करता क्या है, वही गाइडेंस की जो बात है, पढ़ाता है, पढ़ता तो है नहीं। कोचिंग को तो जेआरएफ करना है नहीं, करना विद्यार्थी को ही है, हमें ही है। तो गाइडेंस अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो वो मार्गदर्शन के लिए जा सकता है, किंतु मुझे नहीं लगता कि कोचिंग बहुत अत्यंत रूप से अनिवार्य है, क्योंकि अभी मार्केट्स में यूट्यूब पे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे अनेक लोग मेहनत कर रहे हैं, फ्री में बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है। बस जरूरत है तो फिल्टर करके पढ़ने का, क्या पढ़ना है, कहां से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इतना अगर कर लेते हैं। और हम जो भी जेआरएफ कर रहे हैं सामान्यतः बीए और एमए के बाद ही जेआरएफ करता है, तो 5 साल एक किसी विषय का अगर वो अध्ययन कर रहा है तो फिर कोचिंग की अत्यधिक उपयोगिता नहीं है। मार्गदर्शन के लिए वो अपने सीनियर्स का या टीचर्स ऐसे सीनियर्स नहीं है तो टीचर्स का या कोचिंग तक जा सकता है। अत्यंत आवश्यक नहीं है, बेसिक्स नहीं है तो आपको कोचिंग कर लेना चाहिए, कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो साथियों अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय से है तो आपकी समझ आपकी पकड़ इतनी विकसित हो जाती है कि आपको किसी विशेष संस्था की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है सिलेबस के अनुसार आप उसका पाठन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए अब हम जेआरएफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले पंकज जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जेआरएफ की जो परीक्षा है उसका प्रारूप क्या है, उसके पेपर कितने होते हैं, कितने नंबर का होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली जो जेआरएफ की परीक्षा का प्रश्न पत्र का प्रारूप है, प्रश्न पत्र 2 भागों में होता है, एक कहते हैं हम प्रथम पत्र और एक होता है हमारा द्वितीय पत्र। ठीक है। प्रथम पत्र जो होता है वो एक सामान्य विषय है सबके लिए, आप किसी भी विषय से हैं आपको सेम चीज पढ़ना होता है, जिसे हम कॉमन पेपर कहते हैं। कॉमन पेपर हो गया। और सेकंड पेपर जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे आप हिंदी विषय से दिए होंगे, अर्थात जो जिस विषय में मास्टर्स करता है, स्नातकोत्तर करता है, वो उस विषय का चयन करता है। तो पेपर हो गया 2 भागों में, पहला पत्र दूसरा पत्र। पहला पत्र सबके लिए कॉमन है, सेम सिलेबस है। सेकंड पत्र में जैसे मेरा संस्कृत विषय है
तो मेरे अपने कुछ सिलेबस विषय हैं, हिंदी वालों के हिंदी है, सोशियोलॉजी, अन्य अन्य विभागों के अपने अपने विषय हैं। तो पत्र 2 पेपर। तो ये दोनों जो पेपर है एक साथ ही होते हैं या फिर अलग अलग दिन या फिर अलग अलग समय पर? हाँ, बेसिकली पेपर एक साथ ही होता है, एक ही टाइम पे होता है। पहले प्रश्न पत्र से 50 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे से 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। 300 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, 300 अंकों का, और समय होता है 3 घंटा। आप पेपर देते समय ये चूज कर सकते हैं कि पहले कौन सा देंगे, क्योंकि वो अभी सीबीटी कंप्यूटर मोड में होता है। तो फर्स्ट पेपर रहता है, सेकंड पेपर रहता है, आप जिस पे चाहें उस पे क्लिक करके पहले एक साथ कर सकते हैं। तो वो तो क्या ये 3 घंटे का जो पेपर होता है, या 3 घंटा पर्याप्त समय होता है या फिर बहुत जल्दी में हमें करना होता है, या फिर क्या आपका अनुभव क्या रहा? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हर पेपर के बाद कम से कम 35 से 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते थे। अरे वाह। तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिनके अंत में फर्स्ट पेपर के या किसी भी प्रश्न पत्र के 5, 7, 10 क्वेश्चंस भी छूट जाते थे। तो वहां पर बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की बात है कि हम किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करते हैं। अगर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट है तो 3 घंटा सफिशियंट है। कभी कभी यदि पेपर बहुत हार्ड आ गया है, टफ आ गया है, प्रश्न का स्तर बढ़ गया है, तब समय लग सकता है, लेकिन 3 घंटा सफिशियंट होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक मेरे पास बहुत सारे प्रश्न ये भी उठ के बच्चे करते हैं कि सर जेआरएफ निकालने के लिए हम कितने महीने पढ़े हैं, कितने महीने की तैयारी से जेआरएफ निकल सकता है और कितने घंटे प्रतिदिन पढ़े। ये घंटे वाले क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों के रहते हैं। तो आपका क्या विचार है इस प्रश्न पे? जेआरएफ के लिए कोई ऐसे प्री डिसाइडेड टाइम तो नहीं कह सकता है, कोई भी नहीं बता सकता कि 2 महीने पढ़ लीजिए, 1 महीने पढ़। हाँ, किंतु 3 से 4 महीने अगर आप रेगुलर अपने पढ़ाई को 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं कि मैं 2 से 3 घंटा फर्स्ट पेपर को दूंगा और ऐसे ही 3 से 4 घंटे, मतलब 6, 7, 8 घंटे का आप बना लीजिए शेड्यूल। 3 घंटा फर्स्ट पेपर को, 4 घंटा उस अपने सेकेंड पेपर को, और 1 घंटा में 15 से 20 मिनट आप पेपर को एनालिसिस, पुराने प्रश्न पत्रों को एनालिसिस कीजिए और 40 से 45 या 1 घंटा उनको लगाइए पुराने प्रश्न पत्रों को। तो ये 7 से 8 घंटा अगर डेली आप दे रहे हैं और 4 महीने दे रहे हैं तो बहुत है। संस्कृत का सिलेबस बहुत बड़ा भी नहीं है, बस ध्यान रखना है कि क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ लेना है, क्योंकि सिलेबस तो देखा जाए तो बहुत बड़ा है। ठीक है। हम इस पे बात कर रहे थे, तो आप ये चीज हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये जेआरएफ के पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है? नहीं, जेआरएफ के पेपर में 2 मिथक बहुत जगह सुनाई देते हैं कि एक तो फर्स्ट पेपर में आपके 40% नंबर होने चाहिए, मींस 20 क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा कुछ कितने क्वेश्चन होने चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग है। ये दोनों बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत है। ना ही उसमें नेगेटिव मार्किंग है और ना ही अभी तक ऐसा कोई नियम आया है कि फर्स्ट पेपर में आपको इतने % लाना है, अत्यंत अनिवार्य है। क्वालिफाइंग टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी इसमें नहीं आया हुआ है, तो ऐसा कोई नहीं है। आप संस्कृत विषय से हैं जी, 150 प्रश्न आते हैं, तो कितने प्रश्न अगर हमारे सही रहते हैं तो जेआरएफ होने की प्रबल संभावना है, या फिर कितने प्रश्न अगर सही रहे तो हमारा नेट धूमधाम से हो सकता है? बेसिकली बात कैटेगरीज पे डिपेंड कर जाती है, लेकिन अगर नॉर्मल एक बात किया जाए बिना किसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जी, तो संस्कृत के लिए अगर आपके 110 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, तो पहले कट ऑफ्स कम जाते थे, बीच में 2-3 साल भी जब पेपर टफ होता है तो कट ऑफ कम आता है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो 110 के आसपास है आप, तो आप 150 में 110 क्वेश्चंस आपके सही है, मींस 220 नंबर 300 में, तो आप एक सेफ जोन में है कि जेआरएफ हो जाएगा। इसी तरह आपके 95+ क्वेश्चन अगर सही है तो आपका नेट श्योर है कि हो जाना चाहिए। हमने जब मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि 2018 के बाद से सिलेबस में बहुत अधिक बदलाव हुआ है। तो आपने अभी बताया कि जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो आप लगाते रहे,
तो कई सारे बच्चे ऐसा काम करते हैं कि 2013 से पेपर उठाते हैं और अब तक के सभी प्रश्न पत्र लगाने लगते हैं। तो क्या अब उस टाइम के भी प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं या फिर नहीं 2018 के बाद वाले ही प्रश्न हमें लगाने चाहिए? नहीं, बेसिकली पहले जो नेट का पेपर था वो 3 प्रश्न पत्रों में होता था जी। एक तो फर्स्ट पेपर और आपके अपने सब्जेक्ट दो। स्पेसिफिक के 2 पेपर होते ठीक थे। है। तो ये पैटर्न पुराना है। हमें नए 2018 के बाद वाले पैटर्न पे देखा जाए जी। तो क्वेश्चंस के लेवल भी बदले हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, अब एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं कि आप किसी कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो उसको कहां तक आप किसी चीज में ढाल सकते हैं। जैसे कोई एक प्रश्न है तो आपको सीधा यह संबंध किससे है न रख करके एक उदाहरण के तौर पे पूछा जा सकता है कि यह उदाहरण किस वाले कॉन्सेप्ट से संबंधित है। तो प्रश्नों का लेवल लगातार चेंज होता जा रहा है, नेचर चेंज होता जा रहा है। तो 2-3 साल पहले के ही प्रश्न देखे, बहुत पुराने प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है। और मार्केट्स में टेस्ट सीरीज भी उन हिसाब से आते हैं, उनको लगा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि 2018 के बाद जितने भी नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हुई हैं उसके आप अपने विषय के प्रश्न पत्र देख सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। ये रही ऊपर की बातें पंकज जी। अब हम आते हैं अपने विषय पर। पेपर फर्स्ट के बारे में पहले बात करें, फिर पेपर सेकंड के बारे में उसके बाद। और मेरे हाथ में अभी सिलेबस है, तो इधर उधर की न बात करते हुए हम सिलेबस पे सीधे आते हैं और यूनिट वाइज हम बात करें, क्योंकि जो विद्यार्थी, जो साथी या वीडियो देखे तो एक यूनिट वाइज अपनी तैयारी को परिपूर्ण करे, जिससे वो बहुत आसानी से सफलता प्राप्त करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपने बताया कि लगभग 50 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। 50 सिलेबस को जब मैं देख रहा था तो इसमें 10 यूनिट है। लगभग मैं अनुमान कर रहा हूं कि 5-5 प्रश्न सभी यूनिट से आ रहे होंगे। तो इसमें जो पहला यूनिट है यह है शिक्षण का, शिक्षण अभिवृत्ति का। कई सारे बच्चों के मेरे पास बराबर मैसेज आते रहते हैं कि सर इसके जो वर्ड्स हैं बहुत कठिन होते हैं, हम इसको कैसे पढ़ें? पढ़ते हैं फिर उसका मीनिंग निकालते हैं, जबकि हमें इंग्लिश में आसानी से समझ आ जाता है, लेकिन इंग्लिश सबके लिए सहज नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए? बेसिकली बात यह होती है कि पेपर मेनली शायद बनता है इंग्लिश में जी, बाद में उसका गूगल ट्रांसलेट होता है जी। और जब गूगल हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ शब्दों को एकदम ही एक प्रसंग से हटा करके ट्रांसलेट करते हैं। तो जब वैसे ट्रांसलेशंस वाले क्वेश्चन जब आ जाते हैं पेपर में तो हिंदी माध्यम के बच्चों को समस्या होती है जी। तो उन्हें एक काम करना चाहिए, अध्ययन के समय पर ही कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है उन्हें इंग्लिश में भी जानते रहना चाहिए। ये नहीं कि एकदम बाय हार्ट याद कर ले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो जैसे बोध स्तर है तो मेमोरी लेवल अगर इतना भी वो समझते हैं तो पूरा का पूरा अगर उनको इंग्लिश में पेपर नहीं भी समझ में आता है तो एटलीस्ट इंग्लिश वाला पढ़ करके भाव अगर ग्रहण कर लेते हैं तो हिंदी वाले प्रश्नों के साथ वो लगा सकते हैं। ठीक है। तो जब तैयारी करते समय थोड़ा बहुत हमें एकदम वो हिंदी निष्ठ न हो करके एक समन्वय वाला मार्ग, लचीलापन रखना चाहिए। वो समन्वयात्मक मार्ग से जाकर के थोड़ा बहुत अंग्रेजी के पदों से भी संबंध बनाना चाहिए, नहीं तो ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आती है। जो एक प्रश्न है कि 2018 के बाद अगर हम प्रश्न पत्रों की बात करें तो 2018 से लेकर अब तक जो प्रश्न हमारे सामने शिक्षण के आए हैं वह कितना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कितना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपके 80 to 90% रोल रखता है, क्योंकि प्रश्न अब जो बनाने के जो एक विषय है उस पे कितना ही प्रश्न बन सकता है। एक लेवल के बाद वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब आगे हम कहीं नहीं जा सकते। फिर उन्हीं प्रश्नों को तोड़ मरोड़ करके, जैसे मैं कह रहा हूं कि अब अप्लाइड साइंस टाइप का शब्दों का हेर फेर उन्हीं प्रश्नों को अन्य तरीकों से प्रेजेंट करके पूछा जा रहा है।
तो अगर फर्स्ट पेपर के लिए, ये जो फर्स्ट पेपर है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का 80 to 90% रोल रहता है। अगर आप 15 से 20 पीवाईक्यूज भी लगा के जाते हैं, 15 से 20 पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि 15 से 20 साल पहले, 15 से 20 पीवाईक्यू का ये मतलब हो गया कि एक प्रत्येक दिन अलग अलग पेपर होता है। जैसे हिंदी का आज है, कल संस्कृत का है, तो इनका भी फर्स्ट पेपर, आपका भी फर्स्ट पेपर, हिंदी संस्कृत, ये दो फर्स्ट पेपर सेम टॉपिक से बने होंगे, सेम विषय है, सेम सिलेबस है, तो ये दो पीवाईक्यू हो गए। ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा एक बार में पेपर होते हैं। तो मान लीजिए कम से कम 30 से 35 एक बार में पेपर होते हैं फर्स्ट पेपर के, तो उन 1 साल 2 साल के भी अगर आप पीवाईक्यूज लगा लेते हैं तो आपकी तैयारी 70% तो बिना पढ़े हो जाती है। एक बार लगा लिया, फिर अनेक ऐसे साइट्स हैं, नाम लेना उचित है या नहीं, जैसे टेक्स्ट बुक ही एक साइट है, बाइजूस है, बहुत सारे साइट्स हैं जहां पे पीवाईक्यूज सॉल्व कराए जाते हैं। वो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, फ्री के भी बहुत सारे साइट्स हैं, टेलीग्राम्स पे चलते हैं, तो वहां करके फिर उनका सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न तो क्लियर हो ही रहा है, सॉल्यूशन पढ़ते वक्त उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो 70 से 80% तैयारी तो अगर हम 20 से 30 पीवाईक्यूज लगा ले तो हो जाती है, उससे हो जाए। तो अगर हम पीवाईक्यू लगा लेते हैं, कुछ यूट्यूब के जो आपने चैनल्स बताए उसको हम देख लेते हैं, तो ये इनफ है या फिर कोई विशेष पुस्तक भी इस शिक्षण के लिए पढ़ने की आवश्यकता है? 2 किताबें हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि की जो हिंदी माध्यम की किताब है पेपर फर्स्ट पेपर 1 के लिए, वो बहुत अच्छी है। और अंग्रेजी माध्यम से है तो केवीएस मदान वाली जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है। तो दोनों मतलब मीडियम के हिसाब से आप ये दोनों किताबें पढ़ सकते हैं। मेरा बेसिकली मीडियम बाइलिंगुअल है तो मुझे दोनों भी देखना पड़ता था। हालांकि किताब से ज्यादा इन दिनों यूट्यूब चैनल्स पर 2-3 टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने पढ़ाया है। जैसे एक अदिति मैम है, उनका जेआरएफ अड्डा करके चैनल है। अच्छा। एक तलवीर सर है, उनका कॉमर्स नेट अचीवर्स चैनल है। ऐसे 2-3 और भी टीचर्स हैं। पेपर फर्स्ट के लिए पेपर 1 के लिए तैयारी कराते हैं और बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। अगर इनके फ्री वाले को ये लोग कोर्स बेचते भी हैं, पर उससे हटके जो फ्री वाली भी तैयारी कराते हैं उनकी एक प्लेलिस्ट भी देख लें तो सफिशिएंट है। तो साथियों, आपके लिए ये चैनल बहुत मददगार सिद्ध होगा। आइए हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिट 2 के बारे में अब बात करें, जो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ठीक है, शोध का है। शोध वाला जो यूनिट है बेसिकली थोड़ा सा कहा जाए इन 10 यूनिट में तो 2 यूनिट बहुत ही टफ टाइप के माने जाते हैं। एक ये यूनिट है और एक इन्वायरमेंट वाला यूनिट है। ये 2 यूनिट थोड़े से टफ माने जाएंगे, मतलब मेरी दृष्टि में, वैसे टीचरों के या अन्य किसी की दृष्टि में नहीं होंगे। जैसे कि हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो बाकी सारे सिलेबस को कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं, लेकिन रिसर्च को नहीं पढ़े रहते, रिसर्च को नहीं पढ़े होते हैं। और अगर हम कहीं हमारे एक ये भी कमी है हमारे शिक्षा जगत में कि एमए के बाद ऑप्शन खुलता है पीएचडी का, लेकिन जो बच्चा जाता है तो कई विश्वविद्यालयों में नामांकन से पहले ही उससे बोला जाता है सिनॉप्सिस बना करके ले आओ या अपना टॉपिक डिसाइड करके लाओ। और ये सारा काम है रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी जानने के बाद का। तो या तो हम मास्टर्स में ही अपने एक पेपर को लगाएं रिसर्च वाले को, शोध का, बिल्कुल शोध अभिवृत्ति वाला, रिसर्च मेथोलॉजी, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, चैप्टराइजेशन कैसे करते हैं, सर्वे कैसे करते हैं, यही सारा चीज 20 से 30% यही टॉपिक रहते हैं। तो ये सब या तो हम कहीं पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक हमारे लिए टफ रहता है, ये वाला पोर्शन जो है रिसर्च वाला। पर इसमें भी रिसर्च के जो टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च है या बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स हैं। अगर रिसर्च के टाइप्स हम देख लें, सिर्फ नाम नहीं, उनका सामान्य अर्थ समझ लें कि अगर वो किसी स्टेटमेंट वाले में, निर्देशन वाले प्रश्नों में आता है, तो अगर हम अप्लाई करके देख लें कि ये किस प्रकार का रिसर्च है, तो एक प्रश्न उससे आना फिक्स है। एक प्रश्न आता है सैंपलिंग से, जो कई प्रकार के सैंपलिंग है रिसर्च में आता है, जब आप लोग देखेंगे तो ये एक विषय है सैंपलिंग से। तो 2-3 जो विषय हैं ये फिक्स हैं हर यूनिट्स में। जैसे टीचिंग वाली हमने बताया नहीं, टीचिंग वाले में आप जाते हैं तो टीचिंग के लेवल्स हैं।
तीन चार प्रकार के जो लेवल हैं, तो टीचिंग लेवल से या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या अप्लाई करके कि ये लेवल में कैसे क्या होगा आता है। टीचिंग के प्रकार, टीचिंग के लेवल्स, कई सारे मॉडल्स हैं टीचिंग के, उनमें से आ जाता है। तो रिसर्च में भी ऐसे ही सैंपलिंग देख ले, रिसर्च के टाइप्स देख ले, तो इनसे कुछ ना कुछ प्रश्न लग जाते हैं। ये फिक्स कुछ है टॉपिक। और अगर पुस्तक की बात करें तो वही दृष्टि पब्लिकेशन हिंदी मीडियम के लिए, और केवीएस मदान जो है वो अंग्रेजी के लिए। और जो आपने कुछ चैनलों के नाम बताए, क्या उनपे भी इन सब विषय पर बातचीत है? उनपे तो अगर मेरी देखा जाए तो मैंने दोनों किताबें खरीदी थी, लेकिन मैं सिर्फ वो कंप्यूटर वाला जो भाग आता है उस भाग को छोड़ करके कुछ भी किताब से नहीं पढ़ा था। तो उन जगहों पर, उन यूट्यूब चैनल्स पे पर्याप्त मैटर है कि आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद एक बार किताब से देख लेते हैं तो और भी दृढ़ हो जाता है। वो एक होता है फोटोग्राफिक मेमोरी, कि कहाँ पे क्या पढ़ा है, तो पेज नंबर इत्यादि करके थोड़ा बहुत याद रहता है। तो इसलिए किताब का रेफरेंस लेना चाहिए, अच्छी बात होगी। तो जो साथी मन बना रखे हैं कि नहीं हम कोचिंग से ही पढ़ेंगे और कहीं पैसे देकर ही शिक्षा वहां से लेंगे, तो उन साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप YouTube की सहायता से फ्री में अच्छे अच्छे कुछ चैनल्स हैं, उसकी सहायता से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आइए हम अगले यूनिट के बारे में बात करें, जो गद्यांश का है। ऐसा माना जाता है कि गद्यांश के प्रश्न रखे हुए प्रश्न हैं, वो गलत हो गए तो फिर कोई माफ नहीं करेगा। तो आपके क्या विचार है? लगभग 5 प्रश्न आते हैं और आपके विषय में भी गद्यांश पद्यांश के प्रश्न आते ही होंगे। तो आपका क्या विचार है और इस गद्यांश को कैसे सॉल्व करना चाहिए? बेसिकली आप जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल मैं समर्थन नहीं दूंगा उस बात पे कि जो 5 क्वेश्चन रखे हुए थे, अब वो 5 क्वेश्चन आपसे छीने जा चुके हैं। क्योंकि अब गद्यांश पद्यांश हमारे विषय से संबंधित नहीं, प्रथम प्रश्न पत्र का टफ होता जा रहा है। जैसे यूपीएससी वगैरह में बिल्कुल अप्लाइड टाइप का आता है। पहले हम क्या है कि हम 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, तो हम पहले प्रश्न एक बार देख लिए, उसके बाद गद्यांश पढ़ते हैं और अंडरलाइन करके पहला दूसरा निकालते, उसका आंसर चले जाते हैं। तो अब वो बिल्कुल नहीं आता है, वो पुराना पैटर्न हो गया। अब तो गद्यांश में हालत खराब करने वाले क्वेश्चंस आ जा रहे हैं इन दिनों। तो गद्यांश पद्यांश कम से कम आप 20 से 30 गद्यांश लगा करके ही जाइएगा, तब मानिएगा कि 5 क्वेश्चन रखा हुआ है, नहीं तो हाथ धो सकते हैं आप 5 प्रश्नों से। और ऐसा पिछले बार मैं ही एग्जाम्पल था कि मेरा 2 ही प्रश्न गद्यांश का सही था, तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैंने बहुत हल्के में ले लिया था कि अरे ये तो हो ही जाना है। तो पिछली बार 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे और मेरा 2 नंबर से पिछली बार JRF रह गया था। तब पता चला था कि नहीं मुझे वो पढ़ लेना चाहिए था। तो हल्के में तो पुराने प्रश्न पत्र है, उसमें आपको गद्यांश के प्रश्न मिलेंगे, उसको आप अभ्यास कर सकते हैं। अगली इकाई के बारे में बात करें, संप्रेषण का है। तो संप्रेषण के बारे में फिर आपका क्या? संप्रेषण एक बहुत ही इजी टॉपिक है। बेसिकली अगर यह समझने वाला टॉपिक है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का संप्रेषण है। बिल्कुल, हम दोनों के बीच का एक संप्रेषण, और हमारे और आपके और हमारा एक टीचर हो तो हमारा और हम तीनों के बीच के संप्रेषण में अंतर है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक डायगोनल हो गया, एक कई प्रकार के संप्रेषण है। तो संप्रेषण वाला टॉपिक बहुत इजी होता है, थोड़ा सा 1 से 2 बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो मैं इसको बहुत इजी वाले में मानता हूं कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 इसके अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। किसी भी इकाई से आप लिख करके नहीं दे सकते कि 5 के 5 में कर लूंगा। अगर कोई लिख के देता तो हमेशा 45-46 तक जाता, पर अभी तक इतने क्वेश्चंस जाते नहीं है। बहुत कम लोगों के जाते हैं, अगर वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी वाले लोग होंगे। 30 + 35 के आसपास है तो आपका आदर्श नंबर है। आदर्श 30 या फिर 35-50 प्रश्न नंबर्स की बात नहीं है, प्रश्न की बात है। तो आप आदर्श है, आपकी अच्छी तैयारी है, माना जा सकता है। तो इसमें भी कई सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, जैसे बर्लो का मॉडल है, स्टेनर वीवर का मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। इनको आप देख लें,
फिर ये टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, कौन सा ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है, इन सबको अगर देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। फिर मास कम्युनिकेशन क्या है, एक सेल्फ से बात करते हैं, एक इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सारे चीजें देख लेते हैं, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक रहता है ये और किसी भी पुस्तक से, जैसे दृष्टि से, केवीएस मदान से, या यूट्यूब के मैराथन्स पड़े हुए हैं, उनसे आप देख करके आराम से इसमें नंबर ला सकते हैं। इस पूरे सिलेबस में बहुत सारे बच्चे गणित नाम से भय खाते हैं। तो गणित को मैं देख रहा था, तो एक इकाई 5 गणित तो है ही, उसके बाद एक इकाई 7 है जिसमें डीआई है, चार्ट वाला सिस्टम है सारा। तो इन दोनों यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या यह गणित के प्रश्न क्योंकि डीआई के प्रश्न जब विद्यार्थी एक लगाता है तो लगभग 20 से 25 मिनट उसमें खींचा चला जाता है, और प्रश्न वह सही हो इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो क्या हम डीआई को छोड़ के आए, या फिर डीआई को करें मेहनत, उसी में टाइम लग रहा है तो लगाए, या फिर ये जो गणित वाला सेक्शन है इसको कैसे करें? आपकी क्या योजना रही थी? आप जो अगर कह रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है उसमें श्योर जो होता यूनिट है यही 3 यूनिट है। मतलब 5 में से 5 के 5 लाने हैं, तो लिख के अगर आप दे सकते हैं कि ठीक है मैं लिख के दे रहा हूं, तो डीआई और मैथ वाला ही पोर्शन है, मतलब 15 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से आ जाते हैं, बाकी जो नॉर्मल रीजनिंग है, तो यही 10-12 क्वेश्चन है जो आदमी लिख करके दे सकता है कि मैं आउट ऑफ आउट ला लूंगा। बाकी आप कहीं भी रिसर्च में, कम्युनिकेशन में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, एनवायरमेंटल में या हायर एजुकेशन में लिख करके नहीं दे सकते, लेकिन इन 12-13 प्रश्नों में आप लिख करके दे सकते हैं। तो जो वो कहते हैं ना, पालन हारे तारण हारे, ये पालन हार करने वाला, तारण हार करने वाला, ये मैथ ही वाला यूनिट है। इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, अभ्यास कीजिए। बहुतों को दिक्कत आती है, पर मैथ्स इतना भी हाई लेवल वाला क्वेश्चन नहीं आता है। अगर इतना हाई लेवल आएगा तो हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं सामान्यतः, तो सबने कहीं ना कहीं 12वीं के बाद से नहीं पढ़ा है। सबने 90% लोग 12वीं के बाद से नहीं पढ़े, और 95% लोग 10वीं के बाद से नहीं पढ़े। बिल्कुल। तो सबकी स्थिति वही है मैथ्स के साथ। जो 12वीं तक पढ़ा है वो थोड़ा सा, जो 10वीं में छोड़ दिया था उससे आगे है। 10वीं तक का सामान्य मैथ्स आता है। रीजनिंग भी बेसिक रीजनिंग होता है, जैसे आप वंशावली वाला रीजनिंग, डायरेक्शन वाला रीजनिंग, ये सब बेसिक रीजनिंग। वही वंशावली मतलब रक्त ब्लड रिलेशन वाला, और डायरेक्शन वाला आप यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, लेफ्ट राइट चले तो कौन से कितने अंश पे आ गया, तो कौन सा दिशा हो जाएगा, ऐसा प्रश्न आता है। मैथ्स का है तो आप 3-4 टॉपिक्स जरूर कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक, एवरेज वाला टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला टॉपिक, परसेंटेज कर लें, स्पीड एंड टाइम वाला कर लें। ये 4 से 5 टॉपिक आप कर लेते हैं तो मैथ्स के भी क्वेश्चन लग जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर डीआई वाला भी 5 क्वेश्चन आता है। उसमें डीआई क्या होता है, डेटा दिया होता है किसी कंपनी का या 2 कंपनी का, किसी कहीं का, फिर उन्हीं वर्षों का अनुपात पूछ लेता है, कभी कहां लाभ हुआ, किस वर्ष में हानि हुई। तो लाभ, औसत, इन सब प्रश्नों को करके अगर हम इनको प्रैक्टिस कर ले तो ये 12 से 13 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं। इनमें तो बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा, आपको यही ले जाएंगे आगे। तो मैथ को छोड़कर बिल्कुल मत आइएगा, और छोड़ना तो किसी प्रश्न को नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं निगेटिव नहीं है। तो जब कुछ नहीं आए तो दांत काट के मार लीजिए, जो भी लगाना है लगा लीजिए, छोड़ के तो नहीं आना चाहिए। तो रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस का विषय है। जो सर ने आपको चैप्टर्स बताए हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत बेसिक प्रश्न आते हैं। ये नहीं कि बहुत परसेंटेज है तो परसेंटेज का बहुत कठिन प्रश्न आपको दे दिया। बहुत बेसिक 10वीं लेवल के प्रश्न रहते हैं, वो प्रैक्टिस से 100% सही हो जाएंगे। आइए हम अगली यूनिट के बारे में बात करें। 8वीं यूनिट जो है आईसीटी,
सर ने जैसा बताया कि आईसीटी इन्होंने दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक से पढ़ा था, तो इसमें आईसीटी के बारे में और चीजें बताएं कि इसके पीवाईक्यू कितने सहायक है, तथा अभ्यास जो एक कीवर्ड होता है जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म, वो कैसे याद करें, इन सब चीजों को कहाँ से पढ़ें, इन सब चीजों के बारे में दर्शकों को बताएं। आईसीटी पढ़ना है तो या तो आप किताब से पढ़ लीजिए, या जो मैं चैनल बताया था जेआरएफ अड्डा, जो अदिति मैम का चैनल है, वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस की टीचर है, तो कंप्यूटर साइंस की है, तो आईसीटी वो कमाल का पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा आईसीटी पढ़ाती हैं। तो उनसे अगर आप आईसीटी पढ़ लेते हैं, तलवीर सर का भी आईसीटी अच्छा है, इन दोनों के मैराथन्स देख लीजिए। वहीं पर जो आप कह रहे थे, इन्हें हम एब्रिविएशंस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, वो सब कुछ उन्होंने कराया हुआ है या किताब में भी दिया हुआ है। यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे मेमोरी वाला टॉपिक है, सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, और फिर मेमोरी का कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, सबसे स्पीड वाली मेमोरी कौन सी है, सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी है, एसएसडी क्या है, डीवीडी क्या है, सीडी क्या है। तो मेमोरी वाला पोर्शन अब कर लेते हैं, और सामान्यतः ये एब्रिविएशंस कर लेते हैं। उसके बाद इन दिनों थोड़ा बहुत प्रचलन में आया है कि एक्सेल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक्सेल वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत बनाते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा भेंट होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो पीपीटी। इसके अलावा एक्सेल तो 70% हम सामान्य विद्यार्थी के किसी काम का नहीं रहता है, तो एक्सेल के प्रश्न हमारे गलत हो सकते हैं। तो लोगों ने बताया हुआ है एक्सेल के यूज, तो एक्सेल वाले प्रश्न अभी आ रहे हैं, किसी में आते हैं किसी में नहीं आते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पार्ट कौन जनरेशंस, किस जनरेशन में आईसी यूज हुआ, किसमें वीएलएसआई था, किसमें यूएलएसआई था, मेमोरी में कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, कैसे है, फुल फॉर्म सीडी है तो उसका फुल फॉर्म, डीवीडी है तो उसका फुल फॉर्म, एचडीडी है, एसडीडी है, तो इन सबको जान लेते हैं। कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है, वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है, वाष्पशील, अवाष्पशील इत्यादि को अगर हम जान लेते हैं, तो ये वाला यूनिट भी बहुत ही स्कोरिंग है, और सामान्यतः ये भी 3 से 4 प्रश्न अच्छे दे करके ही जाता है, तो ये यूनिट इजी है, कर सकते हैं। प्रश्न इसमें क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी आता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, फिर गूगल क्या है, क्रोम क्या है, तो कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ब्राउजर है, क्या है, ऐसे बेसिक, ये एकदम बेसिक प्रश्न आते हैं। कभी कभी लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके पास भी दिक्कत आ गई, इतने सालों से एक ही टॉपिक से कहां तक प्रश्न बनाएंगे, तो एक स्थिति पर जाकर के उनको प्रश्न टफ होते जा रहे हैं। फिर भी ये यूनिट आसान है, मतलब किया जा सकता है। रिसर्च को छोड़ करके मेरे मायने में बाकी यूनिट्स आसान है, रिसर्च थोड़ा सा टफ हो जाता है, नया होता है, नया रहने के कारण थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन उसमें भी आराम से कुछ चीजें अगर हम तैयार कर ले तो वो भी 2-3 क्वेश्चन दे करके ही जाता है। जो अगली यूनिट है इकाई 9, वह इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, तो क्या इसके प्रश्न फैक्चुअल आते हैं या कंसेप्चुअल आते हैं, कैसे प्रश्न रहते हैं, कहां से पढ़ें? ये इतना डायनामिक यूनिट है कि इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कहां से प्रश्न आता है। फिर भी कुछ चीजें हैं उनको हम देख सकते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ योजनाएं अगर जलवायु को लेकर के आई हैं, तो उनको देख लेना चाहिए। प्रदूषणों को देख लेना चाहिए, प्रदूषणों से होने वाले, प्रदूषण किससे हो रहे हैं और वो किस रोग के प्रति कारण है, इन सब चीजों को देख लेना चाहिए। तो ये यूनिट थोड़ा सा डायनामिक है कि कहां से प्रश्न आ सकता है ये हमको नहीं पता। फिर गोल्स कुछ है, उन्हें हम देख लेने चाहिए, जैसे एमडीजी गोल है, ये गोल्स जो हैं उन्हें हमको देख लेना चाहिए। इनसे कभी गोल्स को क्रम से लगाने को आ जाता है, या कभी पूछ लेता है 8वां गोल कौन सा है, 16वां गोल कौन सा है, 12वां कौन सा है, चौथा कौन सा है, या क्रम से लगाइए। तो इन कुछ चीजों को देख लेने पर एक तो जलवायु से संबंधित जितने भी सरकार के नई परियोजनाएं हैं, कुछ लॉन्चिंग वगैरह हुआ है, कोई ऐप आया है या कुछ योजना हुआ है,
उनको देख लें, करंट टाइप का थोड़ा सा, प्रदूषणों को देख लें, उनके कारकों को देख लें और वो किस रोग के प्रति कारण है, इन सब चीजों को देख लें, तो ये यूनिट भी कुछ काम किया जा सकता है। सम्मेलन भी हुए रहते हाँ वही, कुछ सम्मेलन समिट्स जो हुए हैं उनको देख लें। हाँ, जैसे अभी G20 चल रहा है तो इसके गोल क्या है, क्या ये कहीं हाँ देश नेतृत्व कर रहा है। पिछले साल नोएडा में एक कार्यक्रम था, तो उन सब चीजों को देख लेने पे हो जाता है। अर्थ समिट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब करके कर सकते। फर्स्ट में एक अंतिम यूनिट है 10वीं यूनिट, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन से संबंधित। इसके बारे में आपका क्या विचार है कि प्रश्न कैसे आते हैं और कहाँ से पढ़ें, और कितने प्रश्न आते हैं और कितने सही हो जाते हैं, क्योंकि ये तो चीजें याद करने वाली हैं। इसमें एक प्रश्न तो डायरेक्ट आता है आयोगों से जी, आयोग से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि या तो किस आयोग ने किस चीज की अनुशंसा कर दी, या ये इस आयोग का गठन कब हुआ। जैसे कोठारी आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, बहुत सारे आयोग बने हुए जो शिक्षा जगत में काम किए हुए हैं। तो इनको पढ़ लें कि कब बना, क्या अनुशंसा किया, मुख्य इसका कार्य क्या था, इसको देख लें। साथ ही साथ जो प्राचीन इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला था, तो ये कहाँ थे और इनका मेन एरिया क्या था। कभी कभी उनसे भी मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहाँ पे है या किस लिए प्रसिद्ध था, कहाँ पर है, किस राज्य में था या किसने बनवाया, उनकी सामान्य जानकारी रखें। और जितने भी गवर्नमेंट के शिक्षा जगत की पॉलिसीज आई हुई हैं उनको देख लें। साथ ही साथ 3 टॉपिक्स में आपको आईसीटी को ध्यान में रखना होगा। आईसीटी वाले में आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी और हायर एजुकेशन में आईसीटी, जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब पोर्टल्स हैं, फ्री एजुकेशन के लिए हैं, भारत सरकार के द्वारा है। शोध गंगा, ई विद्वान, बहुत सारे एप्स भी लॉन्च हुए हैं। तो ये किसके अंडर में आते हैं, इनका मेन काम क्या है, क्या यह किस प्रकार की संस्था, इसका हेड कौन है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, यूजीसी के बारे में जान लें, एनसीईआरटी के बारे में जान लें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो ये यूनिट भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल वाला यूनिट जैसे डायनेमिक है, ये भी कभी कभी डायनेमिक यूनिट हो जाता है, पर इन्वायरमेंटल इतना दिक्कत इस यूनिट में नहीं आती है, क्योंकि चीजें पता है कि आयोग पढ़ना है, हमें प्री इंडिपेंडेंस का पढ़ना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, तो ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। हमने पेपर फर्स्ट के बारे में लगभग सभी यूनिट के बारे में बात किया। पंकज जी, बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या पेपर फर्स्ट के नोट्स बनाने जरूरी हैं, या फिर हम बिना नोट्स के भी धूमधाम से सब कुछ समझ पाएंगे। आपका क्या विचार है, नोट्स बना के ग्रंथ बनाना चाहिए या फिर कुछ की पॉइंट के आप नोट्स बना सकते हैं? अब नोट्स बना के ग्रंथ बनाने से अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उन्हें बनाए। अब सब कुछ हम लिख लेंगे फिर रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा, तो सब कुछ अगर लिख करके फिर रिवाइज करना है तो किताब से ही कर ले। तो कुछ कुछ चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अत्यंत उपयोगी हैं, उन सब चीजों का हमें शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, ताकि हर समय हम या तो यूट्यूब चैनल को खोल करके या किताब को खोल करके नहीं पढ़ सकते। तो फर्स्ट पेपर का अगर 20 से 25-30 पेज का नोट्स है, जिसमें हर यूनिट से मेन 8 से 10 पॉइंट्स है जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उनका एकदम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो वो अत्यंत उपयोगी रहेगा। तो नोट्स तो बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पोथी बना दिया हमने, ग्रंथ बना दिया और फिर उस ग्रंथ का ही रिवीजन करने में 4-5 दिन लग जा रहा है, तो फिर तो किताब से ही एक दिन और वो नहीं होगा। तो साथियों, हमने पेपर फर्स्ट के बारे में पंकज जी से बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की। पंकज जी ने जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो यूट्यूब चैनल है, वो आप लोगों के साथ साझा किया, तथा इन्होंने यह भी बताया कि अगर आप 35 प्रश्न के आसपास रहते हैं तो वह एक आदर्श स्थिति है, ठीक ठाक स्थिति में आप हैं।